हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोग ने पढ़ लिया है सेल के कवरिंग को, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा हमने ऑर्गेनेली स्टार्ट कर दिया था। ऑर्गेनेली में कौन से ऑर्गेनेली हम लोग पढ़े थे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिए थे, जिसमें 4 चीज़ आते हैं। कौन कौन आते हैं? जल्दी याद करो, जल्दी याद करो। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, लाइसोजोम आता है और वक्यूल आता है। ये चारों को मिला के क्या बनता है? आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। ओके, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोजोम और वक्यूल। ये हमने इन डिटेल्स पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए प्लीज। ओके, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने प्लास्टिड को पढ़ लिया था, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिड को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए थे, है ना। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे यार? आज हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बात कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यार माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी कुछ अजीब है यार। मैं पढ़ रहा था, जब मैंने एक अजीब सा चीज़ पढ़ा कि यार माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। अजीब लग सकता है बहुत सारे लोगों को। वो बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ना, जब हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में जब झांक के देखोगे तो तुमको पता चलेगा। या मेरे को भी अजीब लगता है, ये कितना परसेंट ट्रू है मुझे भी नहीं पता, बट बोला ये जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसने मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के साथ क्या कर दिया है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ? समय के साथ साथ ये हुआ कि वो लोग हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए और हमारे बॉडी के एक पार्ट बन गए। ये बोला जाता है। ये कितना परसेंट ट्रू है या फॉल्स है मुझे नहीं पता। इवोल्यूशन का जब बुक पढ़ोगे ना, बहुत सारे इवोल्यूशन के बुक आते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक्चुअली में एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। इसका कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ है। प्रूफ ये है कि यार इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये लोग बहुत सारा आधा काम तो खुद ही कर लेते हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है उनको, है ना। सेमी ऑटोनोमस होते हैं इसलिए, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखा गया कि यार प्रोकैरियोट में जैसे 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, इनमें भी ऐसे ही 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। जबकि हम बोले थे कि यूकैरियोट्स में 80s टाइप का मिलना चाहिए था, बट माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप का मिल रहा है। तो ये भी एक प्रूफ है कि यार ये लोग कहीं ना कहीं बैक्टीरिया क्लास में बिलोंग कर रहे हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना चाहो तो रखो, नहीं तो मत रखो। तुमको अगर रिसर्च करना है तो जाओ वहाँ पे करो। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा करेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, लाइफ में जितना ज़्यादा आप लोग पैसे का यूज करोगे वैसे वैसे फैसिलिटी तुमको ज़्यादा मिलता जाएगा, राइट। जैसे 10,000 का मोबाइल है और 50,000 का मोबाइल है, तो तुमको पता है यार, मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो जो 50,000 वाला मोबाइल होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा बिल्ड क्वालिटी के रेस्पेक्ट में, उसके सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट में, उसके परफॉर्मेंस के रेस्पेक्ट में, राइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुमको अगर कोई काम करवाना है तो पैसे चाहिए, राइट। कुछ काम के लिए, जैसे तुमको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए कॉलिंग के लिए, तो 10,000 में तुम्हारा काम हो ही जाएगा। बट तुमको बहुत सारा रेंडरिंग करना है, वीडियोग्राफी करना है, बहुत सारा चीज़ करना है, तो तुमको 50,000 का चाहिए होगा। इसका मतलब हमारे काम के हिसाब से पैसे लगते हैं। ओके, अगर तुम्हारा विजन लो है तो तुम 10,000 वाले में काम चला लोगे, लेकिन तुम्हारा विजन अगर बहुत आगे का है, आगे का सोच रहे हो कि वीडियो एडिटिंग करना है, ये सब करना है, तब तो तुमको 50,000 का मोबाइल लेना पड़ेगा, राइट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर तुम्हारा एम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, राइट। तो सेल में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके लिए कम पैसे लगते हैं। अच्छा, सेल के अंदर भी पैसा लगता है, बिल्कुल। अगर तुम सेल के अंदर कोई काम करवाना चाहते हो, है ना, इवन पानी को भी स्प्लिट करवाना चाहते हो, तो वो भी एटीपी के प्रेजेंस में हो सकता है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे बॉडी में सेल के अंदर कोई भी काम हो रहा है ना, उसके लिए पैसे लगते हैं। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके लिए पैसे लगते हैं, है ना। बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, फ्री में कोई काम नहीं होगा सेल के अंदर, है ना। इसलिए तो तुम फूड खा रहे हो,
जो फूड तुम लोग लेते हो वो तुमको क्या देता है? एनर्जी। अरे एनर्जी नहीं है, पैसा है सेल के लिए, वो तो पैसा है ना। सेल के लिए वो क्या है? पैसा है। ओके, जो तुम फूड खा रहे हो उससे जो तुमको एनर्जी मिलता है वो तुम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट की तरह पे रख देते हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो एटीपी जब ज़रूरत पड़ता है तो तुम यूज करके काम करवा लेते हो अपना, है ना। एटीपी ही पैसा है। सेल का पैसा क्या है? जैसे हमारे लिए पैसा क्या है? जो हम करेंसी यूज करते हैं, है ना, डॉलर वगैरह वगैरह, वो सब हमारा करेंसी है। सेल का करेंसी का नाम क्या है? सेल के करेंसी का नाम है एटीपी। क्या है? एटीपी। ओके, तो यार तुमने देखा होगा करेंसी बहुत टाइप के आते हैं, राइट। करेंसी 10 रुपीज़ वाले करेंसी भी आते हैं, 100 रुपीज़ वाले करेंसी भी आते हैं, है ना, और 2000 रुपीज़ वाले करेंसी भी आते हैं। तो बहुत टाइप के करेंसी आते हैं। 10 रुपये का करेंसी होता है छोटा करेंसी, उससे थोड़ा बड़ा बोलो तो 100 रुपये वाला करेंसी, उससे थोड़ा और बड़ा करेंसी बोलो तो 200 रुपये वाला करेंसी, उससे थोड़ा और जाओ तो 500 रुपये वाला करेंसी, उससे थोड़ा और ऊपर जाओ तो 1000 रुपये वाला करेंसी, उससे और थोड़ा ऊपर जाओ तो 2000 वाला करेंसी, राइट। इस तरह से अलग 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 टाइप के करेंसी हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही क्या होता है, सेल के अंदर भी होता है। ओके, सेल में छोटा करेंसी को हम लोग बोलते हैं एटीपी। ओके, छोटा करेंसी को बोलते हैं एटीपी। 10 रुपये मान लो ना, उससे थोड़ा ऊपर जाओ 50 रुपये वाला करेंसी पे आ जाते हैं, FADH2। FADH2 एक 50 रुपये वाला करेंसी। और थोड़ा ऊपर जाते हैं 100 रुपये वाला करेंसी पे आ जाते हैं। 100 रुपये वाला करेंसी कौन? NADPH2। ओके, तो एटीपी एक छोटा करेंसी है। उससे थोड़ा और हाई लेवल का करेंसी, अरे यार हर वक्त हम लोग 10 रुपये के सिक्के से काम चलाते हैं क्या? ऊपर थोड़ा नहीं जाएंगे क्या? 50 रुपये जहाँ पे जरूरत पड़े तो 10 रुपये वाला 5 नोट दोगे, कि 50 रुपये का नोट है तो वो दे दोगे? 50 रुपये का नोट है तो वो दे दोगे ना। तो 50 रुपये वाला नोट दे दो ना, FADH2 दे दो, है ना। और थोड़ा एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो यार क्या 10 रुपये का सिक्का? अबे यार 1 लाख रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए तो क्या 10 रुपये वाला नोट देते रहोगे उनको? है ना, 10 रुपये वाला नोट तो नहीं दोगे ना। तुमको 1000 रुपये वाला नोट यूज करना पड़ेगा ना, 1000 या 2000 ऐसे नोट्स यूज करना पड़ेगा। तो करो ना यार, NADPH2 दे दो। तो अगर तुमको कम पैसे वाला चीज़ खरीदना है तो तुम एटीपी से खरीद लो, एटीपी को यूज करके। तुमको थोड़ा मीडियम लेवल वाला चीज़ खरीदना है तो FADH2 का यूज कर दो। तुमको अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए तो तुम NADPH2 का यूज कर दो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं है तुम वहाँ पे एटीपी से काम चला लो। जिसमें थोड़ा और हाई लेवल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ पे तुम FADH2 से काम चला लो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एप्पल का डिवाइस ला रहे हो, ऐसे सोचो ना, एप्पल का डिवाइस ही ले आए, उसके लिए तो हमें NADPH2 का यूज करना पड़ेगा ना, एक हाई लेवल का करेंसी का। ओके, तो समझ में आ गया होगा तुमको करेंसी जो पढ़ा दिया मैंने। एटीपी के बारे में पढ़ा दिया, किसके बारे में? एटीपी के बारे में पढ़ा दिया। और किसके बारे में पढ़ा दिया मैंने? FADH2 के बारे में। FADH2 के बारे में पढ़ा दिया। और किसके बारे में पढ़ा दिया? NADPH2 के बारे में। NADP, अच्छा मेरे को लिखना पसंद नहीं है, छोड़ो। NADPH2 के बारे में पढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि तुमको अब तक फील आ गया होगा कि ATP, FADH2 और NADPH2 ये तीनों तुम्हारे लाइफ में बहुत यूज होंगे अभी से मरने तक। जो भी बायोलॉजी लेना चाहता है उसके लिए ये तीनों टर्म भूलना पाप है। ATP, FADH2, NADPH2। ओके, आई होप कि तुम लोग याद कर लोगे। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। उस पर पढ़ाने का कुछ नहीं है, जस्ट इतना समझ लो कि तुम खाना खाते हो, खाना से मिलता है एनर्जी, है ना, खाना से मिलता है एनर्जी। लेकिन यार तुम सोचो, तुम एक बैंक में काम कर रहे हो, या सॉरी बैंक में क्यों काम करोगे ना, तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, रिसर्चर हो, और तुमको एक महीने का कुछ पैसे मिले। ओके, तो तुमको मान लो 30,000 रुपये मिले एक महीने का। तो 30,000 रुपये मिल गया। अब ये जो 30,000 रुपये है तुम्हारे हाथ में आते ही क्या करोगे? तुम लोग 30,000 जाके खर्च कर लोगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, राइट। 30,000 रुपये जैसे ही आते हैं वैसे ही कोई बाहर चले गए, कहीं पे चले गए, क्या ऐसे करते हैं? क्या नहीं करते ना, है ना, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं? सेव करते हैं। हम लोग उसको सेविंग करते हैं, कोई बैंक में डाल दिए जाके, है ना, सो दैट फ्यूचर में और जब रिक्वायर्ड हुआ कभी 100 रुपये वहाँ से लेके खर्च कर दिए, फिर कभी 200 रुपये वहाँ से लेके खर्च कर लिए। एक बार में कोई भी एनर्जी हम लोग खर्च नहीं करते, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तुम लोग समझने के लिए एनर्जी को थोड़ा सा समझो कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम उतने का ही यूज करेंगे। जैसे ही तुमने फूड खा लिया, फूड खा लिया का मतलब क्या है? पैसे देके खरीदे होगे ना कुछ, तुम्हारा पैसे यूज हुआ है भाई,
उसको अच्छे से यूज करना जो भी एनर्जी मिल रहा है। तो जैसे ही तुमने फूड को लिया, जैसे ही तुमने बॉडी के अंदर फूड को लिया, उस फूड का क्या करते हो आप लोग, डाइजेशन करते हो, राइट। डाइजेशन करते हो, फिर एब्जॉर्प्शन उसको करते हो, डाइजेस्ट करोगे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसमें जितना भी तुम्हारे यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होके क्या होते हैं, उससे क्या मिलता है तुमको, एनर्जी मिलता है। बोलते हो खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, यही बोलते हो ना तुम लोग, खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा, राइट। अच्छी बात है, एनर्जी मिलेगा। तो क्या एनर्जी को एक बार में बॉडी यूज कर देगा, जैसे ही खाना खाए ऐसे ही मिल गया एनर्जी, चलो कंप्लीट, सारा काम एक बार में कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो हर 2 मिनट में तुमको भूख लगने लगता, फिर तुमको एनर्जी इनपुट करना पड़ रहा होता कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं होता ना। तो जो तुम फूड लेते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, वो फूड का धीरे 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 क्या होता है, उसका एनर्जी को पहले हम लोग स्टोर करते हैं और धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो तुम फूड ले रहे हो, जो तुम फूड ले रहे हो वो डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उससे जब हम लोग एनर्जी निकलता है ना, उस एनर्जी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। वो जो फूड से जो एनर्जी मिलता है उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं। और उस फूड को, फूड की एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, और उसको जितना फिर बाद में जितना रिक्वायरमेंट होगा वहाँ से हम लोग उठा के यूज कर लेंगे, राइट। तो जो भी हम लोग फूड खाते हैं वहाँ से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना उतना वहाँ से यूज करते जाते हैं। यही काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया यही काम करता है जो अभी मैंने बताया। डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी निकलता है उसको इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो कन्वर्ट कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा करेंसी प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे प्रोड्यूस करता है ना, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो सेल का करेंसी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इंडिया का करेंसी कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था कि रिजर्व बैंक, मुझे याद नहीं, जो भी है, मुझे उतना जीके नहीं आता। ओके, तो हम सोच सकते हैं यार, जो भी बैंक रहा होगा कोई रिजर्व बैंक शायद। ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे करके हम लोग समझते जाएंगे चीज़ों को। तो हमको ये पता चल गया कि यार एक बैंक है जो पैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो बैंक का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, उसको एक बैंक की तरह पे समझो जो तुम्हारा पैसे क्या करेगा, प्रोड्यूस करता जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। रुको, पढ़ने से पहले और कुछ सोच लेता हूँ मैं, क्या कुछ छूट गया क्या। तो यार एटीपी के बारे में बता दिया, NADPH2 के बारे में, और FADPH2 के बारे में बता दिया मैंने। ओके ओके, तो अब हम लोग इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है डिटेल्स, इतना अभी के लिए, है ना। इससे ज़्यादा जान के क्या करोगे, तो इतना समझ लो, जितना जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी हम लोग यूज कर देंगे। तो यार माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो एबिलिटी है कि वो क्या कर पाए, एटीपी जनरेट कर पाए, राइट। कैसे करता है वो तुम बड़े क्लासेस में सीखोगे, कैसे एटीपी फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया वो तुम बड़े क्लासेस में सीखोगे। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। एग्जाम्पल कुछ है क्या, बिल्कुल है। तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों के मसल्स को क्या कर चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दौड़ते भागते रहते तुम लोग, है ना, रुकते भी नहीं हो, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, राइट। तुम्हारे हार्ट को, हार्ट एक बार शुरू होता है ना, जब बच्चे होते हो, बेबी होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में होते हो ना, तभी से तुम्हारा हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और तभी से जब से हार्ट शुरू होता है ना, मरने के बाद ही जाके रुकता है। एक बार हार्ट बीट स्टार्ट हो गया ना, मरने के बाद ही जाके रुकता है। तो बहुत एनर्जी चाहिए होगा, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। बर्ड्स लोग फ्लाई करते हैं ना, बर्ड्स लोग फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो बर्ड्स के जो फीदर होते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये तो तुमको लास्ट क्लास में बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट गॉट्स इट ओन DNA, ये बात भी तुमको समझ में आता है कि इसके पास अपना खुद का DNA है।
इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी हैं, लेकिन राइबोसोम्स यूकेरियोटिक का जैसा 80S होता है ना, वो ऐसा वाला नहीं है, 70S टाइप के हैं, छोटे वाले हैं, बड़े वाले राइबोसोम नहीं है, छोटे छोटे साइज के राइबोसोम है। ओके, डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, सबसे पहले पॉइंट मैंने ये बोला कि इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट क्या बोला, इट गॉट इट्स ओन डीएनए। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, 70S राइबोसोम प्रेजेंट, राइट, 70S टाइप के राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अपने इसके पास अपना खुद का डीएनए है, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, तो मैं क्या कह दूंगा कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। बिल्कुल, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। जितना भी एनर्जी चाहिए बॉडी को, जितना भी एनर्जी चाहिए फूड से लेता है, स्टोर करता है और फिर वापस देता है, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऑकर्स इन इट व्हिच प्रोड्यूसेस एटीपी। देखो इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना होता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है। और सेल्यूलर रेस्पायरेशन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और एटीपी ही है हमारा एनर्जी करेंसी। ओके, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, याद रखना, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, और इसका जो दो मेम्ब्रेन होते हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है ना, बहुत सारे पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ओके, मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, थोड़ा सा ठीक कर लेना। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन गॉट मेनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक बैंक के इक्विवेलेंट है ना, वो बैंक जो पैसे प्रोड्यूस करता है, इतना याद रख लो। जहाँ पे जितना एनर्जी रिक्वायर होगा वहाँ पे उतना प्रोड्यूस कर लेगा, सिंपल। जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस सिंथेटाइज पार्टिकल्स हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, उसमें क्या है, बड़े क्लासेस का है फिर भी पढ़ लेते हैं। एटीपी सिंथेटाइज पार्टिकल्स हैं, है ना, एटीपी सिंथेसिस करेंगे वो पार्टिकल्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके पास अपना मैट्रिक्स होगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास मैट्रिक्स था, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ इनफोल्डिंग होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टी। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, तो इनफोल्ड जो दो वार्ड याद रखना, क्रिस्टी किसके साथ रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। क्रिस्टी किसके साथ रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जबकि सिस्टर्नी किसके साथ रिलेटेड था, याद करो याद करो, सिस्टर्नी किसके साथ रिलेटेड था। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैं लास्ट क्लासेस में बताया था सिस्टर्नी के बारे में, ये मैं नहीं बताऊंगा। चलो तुम लोग ये कमेंट कर सको तो कर लो, सिस्टर्नी किसके साथ रिलेटेड होता है और क्रिस्टी किसके साथ रिलेटेड होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है क्रिस्टी क्या होता है और सिस्टर्नी क्या होते हैं। सिस्टर्नी जानने के लिए लास्ट वीडियोज देख लो, वहाँ पे मैंने बताया है अच्छे से। ओके, इसके अलावा राइबोसोम्स तो होंगे इसके पास अपने, कौन से टाइप के, 70S टाइप के। ओके, इसके बाद अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, राइट। ये देखो इनर मेम्ब्रेन, इस ये सिस्टर्न है, ये जो इनफोल्डिंग है ना, ऐसे जो उभार आए हैं, ये सब क्या है, सिस्टर्न ने, सॉरी क्रिस्टी, मैं भी कंफ्यूज हो गया तो ये एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, याद रखना, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। एटीपी के अलावा और कौन कौन से पार्टिकल मैंने बता दिया तुमको, FADH2 एंड NADPH2। ओके, जहाँ पे कम एनर्जी जरूरत होगा वहाँ पे एटीपी यूज कर लेंगे, जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी जरूरत होगा वहाँ पे FADH2 का यूज कर लेंगे, जहाँ पे और भी ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा वहाँ पे NADH2 का यूज कर देंगे। सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।